हाँ, ये क्या है, सीए को मुश्किल क्यों बनाया हुआ लोगों ने? आसान सा नहीं है क्या? मोबाइल चला चला के चार चार पेपर लोगों ने निकाले हैं, पांच पांच भी निकाले हैं। हाँ, लेकिन कोई जज्बाती डिसीजन खुद ना ले लिया करे कि मैंने चार पेपर लेने हैं। वो पहले आके ज़रा डॉक्टर को बता दिया करे कि मेरे हालात क्या हैं, उसके मुताबिक डॉक्टर का मशवरा ले लिया करे, किसी टीचर का मतलब। डॉक्टर के पास से ना चले चार उठाऊं तीन उठाऊं, डॉक्टर कहेगा तुम एक ही उठा लूंगा। जी, क्यों क्यों नहीं पास होते बच्चों के पेपर? पढ़ते नहीं है, ठीक है। और अच्छा, हाँ, क्यों नहीं बच्चों के पेपर पास होते भाई? डिसिप्लिन नहीं है, होमवर्क नहीं, और छुट्टियां करते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कैसी लाई जाए, कैसे लेके आए? नहीं, आपके साथ वाले में कैसे लाएं कंसिस्टेंसी, कोई तरीका बताएं। उसके बेड पे कांटे लगा दें, ठीक है। और 150 बंदा पूरा करेंगे तो क्लास शुरू करेंगे, हम ऐसे नहीं करनी। फोन करें अपने दोस्तों को, बंदा गिनो 150 हो गया पूरा। करें कॉल, जरा अपने दोस्तों को ट्राई करें, उठाएं जरा। हाइब्रिड में कोई नहीं दोस्त किसी का? नहीं, किसी का ऐसा दोस्त है जिसने पढ़ पढ़ के लुट मचाई हो और जब सांप से मिलता है तो कहता है पढ़ाई नहीं हो रही आजकल? है किसी का ऐसा दोस्त? उल्टा काम है। अच्छा, पढ़ नहीं रहा होता और कह रहे हैं बस मैंने लुट मचाई हुई है पढ़ पढ़ के, उल्टा काम। अच्छा, और आपके अपने हालात क्या हैं ये भी बता दो। अच्छा, कोई ऐसे भी लोग आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं जिनको बस आके पढ़ना ही होता है, पास तो उनका इंशाल्लाह हो ही जाना होता है, बस आके क्लासें ले रहे हैं एक, ऐसे भी हैं? 120 बंदा तो पूरा करा दें, फिर शुरू करते हैं। कम से कम रूम से रवाना तो करवाएं उसको। हम्म, कौन घर गया हुआ? थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात नंबरों से रह जाना। कोई नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, खैर है, बाद में सही, कल कर लेंगे, ये वीकेंड तो घर जाना था, ये तो ये करना था, बस कर लें फिर, जो करना है सारा ही कर लें फिर। ठीक है, छोड़ें फिर, जिन्होंने आना था आ गए, जिन्होंने नहीं आना था वो घर में रिलैक्स करें। निकालें जी पेज नंबर।
भाई हमारे पास भी फ़ोन है यार, फिर हम भी जो है वो उसको साइलेंट ख़त्म कर देते हैं। पेज 121.1 पढ़ के बताएं इसका मतलब। पेज 121। क्या मतलब है जी इस लाइन का, हाथ खड़ा करके बताएं। बता दे कोई हाथ खड़ा करके। अगर किसी रेजिडेंट को बाहर से मुल्क से सैलरी रिसीव हुई हो और उसने वहां पर टैक्स पे किया तो यहाँ पाकिस्तान में उसको एग्जाम्पल। एक्सेलेंट। और कोई बताए जी। जबरदस्त, भाइयों को तो खुद ही समझ आने लग गई है। अगर किसी बंदे ने बाहर के मुल्क में क्या कमाई हो, सैलरी, और बाहर के मुल्क में क्या पे कर दिया हो, तो उसकी सैलरी इनकम क्या हो जाएगी, एनी फॉरेन सैलरी। फॉरेन सैलरी के लिए याद रखिएगा आपको बाहर जाना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि पाकिस्तान में फॉरेन सैलरी रिसीव हो। बाहर के मुल्क में जाके अगर आप सैलरी कमा रहे हैं, जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, यानी पाकिस्तान में तो 183 डेज रुका या उससे ज़्यादा, एक बार याद रखिएगा अगर ये बंदा नॉन रेजिडेंट है ना तो फिर तो फॉरेन सैलरी का पूछना ही नहीं। फॉरेन सैलरी तो पूछी ही किसकी जाती है, रेजिडेंट। एक बार याद रखिएगा जो नॉन रेजिडेंट है उसकी तो फॉरेन इनकम्स पे टैक्स ही नहीं लगाना। चैप्टर 4 जरा रिवाइज कीजिएगा, किसी दिन याद आएगा आपको। जो नॉन रेजिडेंट्स होती हैं याद रखें उनकी फॉरेन इनकम्स का हम पूछते ही नहीं। बार बार बोलें, जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं यानी 10 दिन 15 दिन 20 दिन पाकिस्तान आके रुके, वो तो नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनकी तो फॉरेन इनकम्स का हम पूछते ही नहीं, वो तो वैसे ही माफ है। अभी ये बंदा कौन है, 200 दिन 300 दिन पाकिस्तान में रुका, 60-70 दिन जो है वो यूएई में नौकरी कर रहा था, 60-70 दिन जो है वो जर्मनी में नौकरी कर रहा था, तो ये बंदा क्या बन गया, रेजी। तो रेजिडेंट की कौन सी इनकम हम माफ करने लगे हैं, फॉरेन इनकम। अगर वो बाहर के मुल्क में क्या पे कर दे, तो भाई ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट अवेलेबल है कि जो रेजिडेंट बंदा बाहर के मुल्क में सैलरी पर टैक्स पे कर दे उसकी फॉरेन सैलरी क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। एनी बाहर के मुल्क में कमाई गई सैलरी, एनी बाहर के मुल्क में कमाई गई सैलरी, अगर उसने बाहर के मुल्क में फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया है तो वो उसकी फॉरेन सैलरी बोले क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि बाहर के मुल्क में जाके आप खुद अपने हाथों से टैक्स जमा करवाएं। इट इज नॉट नेसेसरी कि बाहर के मुल्क में जाके आप अपने हाथों से टैक्स जमा करवाएं। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर की गवर्नमेंट ने आपका टैक्स काटा हो और टैक्स काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिया हो, या बाहर के एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा हो जिसके पास आप नौकरी कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स डिडक्शन का। टैक्स डिडक्शन का मतलब यह है कि जिस वक्त कॉलेज वाले सर आसिफ को 2 लाख रुपया तनख्वाह देंगे तो कॉलेज वाले 2 लाख में से 25,000 रुपया काट के देंगे सर आसिफ को, 1,75,000 देंगे। लेकिन सैलरी पे टैक्स कटने का मतलब डिविडेंड की तरह ये नहीं होता। ये 25,000 मैंने अपनी तरफ से बोला है, 20,000 काटें 22,000 काटें वो तो टेबल 2 बताएगा। तो कॉलेज वाले जब सरासिफ को उनकी सैलरी के ऊपर टैक्स देंगे तो एक बात याद रखिएगा, टैक्स काट के देंगे सैलरी जब उनको देंगे तो सैलरी टैक्स काट के देंगे। तो इसी तरह बाहर के मुल्कों में भी यही होता है कि आप जर्मनी के अंदर जो है वो उधर किसी पेट्रोल पंप के अंदर जो है वो सेल्स मैनेजर लगे हुए हैं, तो अब जर्मनी की गवर्नमेंट को उस पेट्रोल पंप का जो ओनर है बिजनेसमैन, वो आपकी सैलरी पे टैक्स काटेगा और फिर आपको सैलरी देगा और बाहर की गवर्नमेंट को पैसे दे देगा। तो क्या फॉरेन सैलरी के लिए आपकी पेमेंट अपने हाथ से करना जरूरी है या बाहर का एम्प्लॉयर भी आपकी सैलरी पे टैक्स काट सकता है? Any foreign salary received by a resident individual shall be exempt from tax if the individual has paid foreign income tax. अगर इंडिविजुअल ने क्या पे कर दिया है, it will be assumed that resident individual has paid foreign tax. ये assume किया जाएगा कि resident individual ने क्या पे कर दिया है, foreign tax पे कर दिया है। If tax is काट लिया गया from, अगर उसकी सैलरी से टैक्स काट लिया था, किसने,
एम्प्लॉयर ने, एंड पेड टू द रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ फॉरेन कंट्री। तो पॉइंट 2 को थोड़ा सा मतलब लिख लें, जरूरी नहीं एम्प्लॉय खुद टैक्स पे करे, एम्प्लॉयर भी टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे सकता है। जरूरी नहीं एम्प्लॉय खुद टैक्स पे करे, एम्प्लॉयर भी काट के गवर्नमेंट को दे सकता है। चलें जी, फिक्रे दोबारा पढ़ लें दोनों। भाई डंडा शंडा जरा ले आया करो, एक दो मैंने कहा मंगवा लो। आ जाए, इसी भी जरा सही करना है। जो भी बाहर के मुल्क में आप सैलरी कमाएंगे वो माफ होगी अगर आपने बाहर के मुल्क में क्या पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया। और ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया। अगर टैक्स काटा गया था और टैक्स काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दिया गया था। ओके, Mr. Amjad is a citizen of Pakistan, is employed in XYZ company. He worked in XYZ company from यकम जुलाई 2010 to जनवरी 31 2010 11 जनवरी 31 2011 तक। कितने महीने उसने नौकरी की? 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स नौकरी करने की वजह से वो क्या बन गया? रेजिडेंट। रेजिडेंट बन गया ना। 7 मंथ्स पाकिस्तान में नौकरी कर ली तो क्या बन गया? रेजिडेंट। 6 महीने में ही तकरीबन 183 डेज हो जाते हैं, तो 7 मंथ्स में तो गिनने की भी जरूरत नहीं, वी आर कंफर्म के 183 डेज हो गए हैं। तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान में 7 महीने नौकरी कर ले तो ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। ही गॉट अ जॉब इन नेपाल वेयर ही ज्वाइंड ऑन यकम फरवरी 2011। हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान इज 60,000 पर मंथ। उसकी महीने की तनख्वाह पाकिस्तान में क्या है? 60,000। और नेपाल में क्या है? On May 31, 2011, he decided to resign from Nepalian job and came back to Pakistan. Since then, he is yet not gotten a job. अभी तक वो है घर में बैठ के मक्खियां मार रहा है, तकरीबन 100 के करीब मार चुका है। उसने प्रॉपरली नेपाल वालों को टैक्स पे किया था। अब ये लाइन है असल, he has paid tax to the Nepalian government. उसने नेपाल की गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया था। आप बताएं, इनकम फ्रॉम सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है? पाकिस्तान में कितने महीने नौकरी की जी? 4 लाख। और इनकम फ्रॉम सैलरी बताएं, फॉरेन सोर्स इनकम मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 5 फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 4 4 5। लेकिन ये इनकम माफ है क्योंकि आपने फॉरेन कंट्री में क्या पे कर दिया भाई? ये तस्वीर जरा खींचो। लेस इनकम फ्रॉम सैलरी फॉरेन सोर्स, इसको माइनस कर दें क्योंकि ये क्या है? एग्जाम्पल। अब टैक्सेबल इनकम बताएं। अच्छा, सोल्यूशन जिस तरह हुआ है वो इग्नोर कर दें, आप लोगों ने इस तरह नोट करना है, सोल्यूशन को काट दें बेशक।
डन। चलिए आगे। अगर कोई, चले मैं खुद ही रिवाइज कर लेता हूँ। अगर कोई बाहर के मुल्क में जाके सैलरी कमाए और बाहर के मुल्क में टैक्स पे कराए तो फिर पाकिस्तान में उससे उस सैलरी पे टैक्स नहीं मांगा जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सुन तो नहीं रहे थे आप? मैं और आहिस्ता बोलता हूँ। अगर कोई बाहर, तो जो बंदा बाहर के मुल्क में सैलरी कमाए और बाहर के मुल्क में टैक्स पे कराए तो फिर उसकी फॉरेन सैलरी पे टैक्स नहीं मांगा जाएगा। ओके। अच्छा भाई, ऐसा भी हो सकता है कि एक साहब क्या आपने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया है? जी, मैंने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया है। तो आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है फॉरेन सोर्स, आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है ये माफ कर दी जाएगी। क्या आपने भी बाहर के मुल्क में फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है? नो, मैंने टैक्स पे नहीं किया बाहर के मुल्क में फॉरेन कंट्री में। क्या आप सिटीजन हैं एंड रिमेन्स अब्रॉड, और बाहर ही रहे साल के एंड पे, एंड रिमेन्स अब्रॉड? हाँ, चलें, आपकी भी फॉरेन सैलरी माफ कर दी जाएगी। क्या आपने जब बाहर के मुल्क में सैलरी कमाई थी तो उस पर फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है? ना। क्या आप सिटीजन हैं और साल के आखिरी दिन बाहर हैं? ना। आपकी फॉरेन सैलरी क्या होगी? टैक्सेबल। तो अब ये दूसरा रूल अभी पढ़ते हैं अगली लाइन में। ये साथ वाले के मत्थे पे नोट कर लें, मत्थे पे, फोरहेड पे, बिल्कुल ये बालों की जड़ों से नोट करना शुरू करें, फिर आ जाएगा इसकी भावों तक। करें माथा सामने जरा। चलें जी। क्या कोई ऐसी भी सूरत है अगर बाहर के मुल्क में टैक्स पे ना करें तो भी हमें फॉरेन सैलरी माफ हो जाएगी? जी, अगर आप सिटीजन हैं और साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर हैं। असल में कुछ मुल्कों में ना बाहर के मुल्क में सैलरी पे टैक्स नहीं होता, तो फिर आपने दो शर्तें पूरी करनी होती हैं। असल में आप देना भी चाह रहे होते हैं बाहर के मुल्क में सैलरी पे टैक्स, लेकिन उस मुल्क में सैलरी पे टैक्स होता ही नहीं। अगर किसी मुल्क में, बाहर के मुल्क में सैलरी पे टैक्स सिरे से है ही नहीं, या आपने खुद टैक्स पे नहीं किया, तो दो शराइत पूरी कर दें। नंबर 1, आप साबित करें मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं। सिटीजन का मतलब है पाकिस्तान का आईडी कार्ड हो आपके पास। और दूसरी बात, आप साबित करें कि मैं साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर हूं, रिमेन्स अब्रॉड। जी, बस जब जितना मर्जी आ जा रहा हो, साल के आखिरी दिन बाहर हो, यानी बाहर गया नौकरी करने तो बाहर ही हो।
पढ़ें जी। मिस्टर अरसलान इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अरसलान है पाकिस्तान का सिटीजन। वो नौकरी कर रहा है किसमें? XYZ कंपनी में। उसने XYZ कंपनी में 1 जुलाई 10 से 31 जनवरी 11 तक नौकरी की, 7 महीने। उसे सऊदी अरेबिया में जॉब मिल गई 1 मार्च 11 को। वो पाकिस्तान से चला गया 20 फरवरी को। उसकी महीने की तनख्वाह 50,000 है पर मंथ। His monthly salary in Saudi Arabia is इतने। As on 30 June, he was still in Saudi Arabia. He did not pay any tax on his income in Saudi Arabia. He did not pay any tax. अब क्या करें? उसने टैक्स पे ही नहीं किया सऊदीया के अंदर। अब 2 बातें ढूंढनी पड़ेंगी। नंबर 1, क्या ये सिटीजन है? और क्या ये पाकिस्तान बाहर ही रहा? 2 शर्तें पूरी हो रही हैं। हालांकि सवाल ने लिखा हुआ था उसने बाहर के मुल्क में टैक्स पे, बट ही इज एंड रिमेन्स अब्रॉड। ही इज सिटीजन एंड रिमेन्स अब्रॉड। दैट्स वाई इसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। क्या बेनिफिट मिल जाएगा? इसकी फौरन सैलरी क्या हो जाएगी? अब बताएं बताएं बताएं। जी बताएं। पाकिस्तान की सैलरी ज़रब बाहर के मुल्क की सैलरी 3 मार्च अप्रैल मई जून। ये क्लास के बाद आए महीने गिनना इंशाल्लाह जो है ना आपको। अच्छा ठीक, सॉरी अब मैं नहीं करूंगा। अब पूरा मार्च इस तरह बोला करें ना, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून। ज़रब 6 लाख। लेकिन ये तो माफ है, लेकिन तू तो माफ है। बोले साथ वाले को, लो इस तरह की बातें करा लो जितनी मर्जी। वेले लो हम सारे, आप लोग अपने दिल पे ना लिया करें। चलें जी, खुशी खुशी से इसको आराम आराम से नोट कर लें। हो गया नोट? जब कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जब कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, लीव्स पाकिस्तान, जैसे लोग व्हाट्सएप ग्रुप लीव करते हैं, ये पाकिस्तान लीव कर गया, लेफ्ट पाकिस्तान लिखा हुआ था, लेफ्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए किसी भी साल और बाहर ही रहे,
आजा आजा आजा। अब सऊदी अरब में जाके उसने अपनी जुबान सीख ली, अभी भी अल्लाह अल्लाह ना 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 ना। अब आप उसे वादे दे रहे हैं, कह रहे हैं ना मैं बा ना मैं बा। देन एनी सैलरी earned outside पाकिस्तान shall be, जो सैलरी उसने बाहर कमाई है वो क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। इसके लिए दो शर्तें हैं। नंबर 1, आप क्या होने चाहिए, एंड रिमेन्स अब्रॉड। ये जो साथ वाले से जरा हाईलाइटर लेके हाईलाइट कर लें, अपना हाईलाइटर तो बस। चलो चलिए, नोट कर लिया। क्वेश्चन 2, Mr. Amjad is a citizen of Pakistan and is an employee in XYZ company. He worked in XYZ company from July 2010 to 31 January 2011. He got a job in Saudi Arabia where he joined on March 2011. He departed from Pakistan on February 20, 2011. उसकी महीने की तनख्वाह पाकिस्तान में 50,000 रुपये है। His monthly salary in Dubai is 80,000 रुपये। On May 31, 2011, he decided to resign from Saudi Arabia job and came back in Pakistan on the same date. Since then, he has yet not got any job. He did not pay any tax on his salary in Saudi Arabia as there is no tax on salaries there. सॉरी जी, बताएं भाई, क्या ये बंदे ने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया है? अच्छा, क्या ये सिटीजन है? लेकिन बाई 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 he came back to पाकिस्तान। नाम अभी नाम खाकी, ना मैंने टैक्स पे किया ना मैं बाहर, ना मैंने टैक्स पे किया ना मैं बाहर। चल आजा फिर। तुमने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया ना? क्या तुम बाहर के मुल्क में ही हो साल के आखिर में? ना। चला, तो अब की सैलरी पे क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। लगाएं जी, 2-4 बंदे जरा चाहिए। अच्छा, महीने अब मैं गिनूंगा, ये आप लोगों ने रिलैक्स रहना है, ये पूरा सिलेबस है, ये मेरी जिम्मेदारी। महीने अब मेरी जिम्मेदारी है, महीने ये छोड़ दें आप। बाबा आप जाने, एक जाने, ये हमें नहीं आप कंसर्न इससे। 50,000 सिर्फ 7। हाँ, फिगर आप निकलवा दिए कि नहीं, महीने में गिनूंगा इंशाल्लाह। बस बस चुप चुप चुप, बस 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 चुप 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 चुप। मार्च अप्रैल में 2 बोला, अभी आवाज आई है 2 के। 2,40,000। चलिए जी, हाइब्रिड में ऐसी ऐसी जगह नजर आ रही हैं जहां बॉल पॉइंट भी नहीं निकालेगी अभी तक। वट एवर द टोटल में भी। अब इसमें से कुछ चीज लेस नहीं करनी, इसमें से कुछ चीज लेस नहीं करनी। ये सारा टैक्सेबल है, कुछ एग्जाम नहीं है। नाम आबी नाम खाकी। चलिए, दुनिया दी पेज नंबर 122। तो बस भाई रूल ये है कि अगर बाहर के मुल्क में आपने टैक्स पे कर दिया तो सैलरी आपकी माफ हो जाएगी, और अगर बाहर के मुल्क में आपने टैक्स पे नहीं किया तो। कल होमवर्क में कुछ सवाल आया था नहीं? तो ठीक है, ये वाला सवाल ना कल, ये 3 सवाल तो कर लिए थे ना कल।
चौथा कर लीजिएगा, पेज 100 पे 3 कर लिए थे ना, इसमें चौथा कर लीजिएगा, पेज 101 वाला। चलें जी, थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाएं हाइब्रिड में, फिर हम आगे चलते हैं। चलें, शुक्रिया। अच्छा, अब जी हमने डिस्कशन तो कुछ करनी है, लेकिन उसको छोड़ें, अब ज़रा बच्चे बुच्चे नहीं आए हुए, तो आज ज़रा हम अपनी मेन चीज़ मुका देते हैं, प्रोविडेंट फंड। पेज नंबर 127, 130। पेज 130 जी भाई, काला मार्कर ले आए। मिस्टर सफ्तर गॉट रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2012। सफ्तर 31 मार्च 2012 को रिटायर हुए और उसने ये डेटा आपको प्रोवाइड किया है। उसकी बेसिक सैलरी है पर मंथ, डीआरएस अलाउंस है पर मंथ और हाउस रेंट अलाउंस है पर मंथ। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें एक बास्केट होती है, हाइब्रिड में इधर देखें, एक बास्केट होती है, उसमें कुछ पैसे एम्प्लॉयर डालते हैं। पहले तो कुछ पैसे एम्प्लॉय डालते हैं, यानी एम्प्लॉय की अगर तनख्वाह है 1 लाख तो उसमें से 5,000 डाल देगा। कुछ पैसे एम्प्लॉय डालते हैं, इसको कहते हैं एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने डालते हैं। कुछ पैसे एम्प्लॉयर डालते हैं, इसे कहते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। और इसमें कुछ पैसे और आते हैं जिसको कहा जाता है इंटरेस्ट, जिसको कहा जाता है इंटरेस्ट। तो प्रोविडेंट फंड एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें थोड़े से पैसे एम्प्लॉय डालता है, थोड़े से पैसे एम्प्लॉयर डालता है और थोड़ा सा इस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अब ये हर महीने पैसे बास्केट में जमा होते रहते हैं, हर महीने पैसे बास्केट में जमा होते रहते हैं और जमा होते 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 रिटायरमेंट के टाइम पर इतने पैसे बन जाते हैं कि इन कपड़ों के ऊपर लाल रुमाल डालना पड़ता है ताकि इन पैसों को नजर ना लग जाए। तो ये सारे पैसे रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं। तो ये लिख लें, ये प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि एम्प्लॉय ने अपनी तनख्वाह में से कटवा के पैसे डलवाए। ये पुरानी बुक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मतलब है एम्प्लॉय ने अपनी तनख्वाह में से कटवा के पैसे डलवाए, यानी एम्प्लॉय की तनख्वाह अगर 1 लाख है तो 5,000 हर महीने छोड़ के जा रहा है इस बास्केट में। तो ये बास्केट में पैसे जमा होंगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इस पे इंटरेस्ट आएगा। ओके, पहला साल बताएं कौन सा है? टैक्स ईयर 2010। थोड़ा सा इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। 2010 में एम्प्लॉय ने कितने पैसे डाले इसमें? 1 लाख। लेकिन ये जो 70,000 ज़रब 12 है ना, इसमें से ही डाले होंगे, ये कोई अलग से घर से नहीं लाया होगा। ये 70,000 ज़रब 12 घर लेके जा रहा होगा, उसी में से निकाल के डाल दिए होंगे।
एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले? 1,26,000। इसमें इस पे इंटरेस्ट कितना मिला इस साल? ये जो इंटरेस्ट मिला कितने परसेंट पे मिला? 17% पे मिला। पहले इन तीनों अमाउंट्स को पकड़ लेते हैं जी। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय जी 8 लाख। महंगाई अलाउंस, डियरनेस अलाउंस 10,000 into 12 1,20,000। हाउस रेंट अलाउंस 30,000 into 3,60,000। नेक्स्ट, एम्प्लॉय ने इस बास्केट में कितने पैसे डाले हैं? 1 लाख। इसको इग्नोर किया करेंगे 1,26,000 को, क्योंकि 1,26,000 उसने इसी 8,40,000 में से निकाल के डाले हैं, तो वो उसको इग्नोर कर दिया करेंगे। यहां पे लिख के एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, और आगे डैश डाल दिया करेंगे। बस एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर कर दिया करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है। बल्कि जिसने सैलरी का चैप्टर शुरू किया था पहले दिन ही ये बात बताई थी कि सैलरी में से इतने पैसे कट के उसको मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो उसकी तनख्वाह 8,40,000 ही है ना, तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है 1,26,000। कहां इंक्लूडेड है? 1,26,000 70,000 जरा 12 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, अब हम क्या लेंगे जी? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1,26,000। 1,26,000। अच्छा, ये माफ होगा, इधर देखें, ये माफ होगा। एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1,26,000 में से एग्जेम्प्ट होगा लोअर ऑफ। ये जरा रूल सुनना है आज। एम्प्लॉयर ने इस बास्केट में कितने डाले हैं इस साल? 1,26,000। ये पैसे माफ होंगे अप टू लोअर ऑफ 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी, और कोई अलाउंस नहीं, हाउस रेंट अलाउंस नहीं, यूटिलिटीज अलाउंस नहीं, और कुछ नहीं। अभी डेफिनेशन में लिखा हुआ है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू 3 लाख या 1,50,000। ये लॉ की तरफ से अमाउंट है 150, मैं अपनी तरफ से नहीं लाया, ये लॉ में लिखी हुई अमाउंट 1,50,000। इन दोनों में से जो लोअर है वो माफ हो जाएगा। अच्छा, पहले समझे बात को, मुझे बताएं एम्प्लॉयर ने बास्केट में इसके लिए डाले कितने? एम्प्लॉयर ने ये 1/10 है मेरे ख्याल से, 1/10 है, वो 1/3 नीचे है इंटरेस्ट का। कितना बन जाएगा? 96,000। अच्छा, तो 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ये एक फिगर आ गई। और दूसरी फिगर बोले 1 लाख विच एवर इज लोअर। अब लोअर को बिल्कुल बाहर ले जाएं या 126 के नीचे लाएं? तो बेसिकली ये 3 लाइनें होगी ना, एक तो ये आउटर कॉलम हो गया, ये इनर कॉलम हो गया, और ये इनर मोस्ट कॉलम हो गया। 126 को यहां लिख के अब इन दोनों में से लोअर को बाहर लाएं, 96,000। अब 1,26,000 में से 96,000 तक माफ है, तो फिर बाकी, तो फिर इसको ब्रैकेट में ले लिया करेंगे पेपर में। इस तरह की एग्जेम्पशन आज हमने पहली दफा न्यूमेरिकल में डाली है, आज तक कभी डाली नहीं थी। हम इस तरह के काफी काम करते होते थे, लेकिन वो डिडक्शन अलाउ करते थे लोअर ऑफ करके, वो उससे प्रॉपर्टी के चैप्टर में, और वो भी इसी तरह होता था, ये और ये दोनों में से लोअर को माइनस कर दो।
तो अब मुझे बता दें इन दोनों में से कौन सा माइनस होगा, जो लोअर है। अब बता दें टैक्सेबल कितने, 30, 40,000। चलिए जी, कोई नहीं। अब हम अगले 2 सालों में इसको रिवाइज करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। नोट करें जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना था, 126, उसमें से कितना माफ, कितना टैक्सेबल, 30,000। ये तो अभी इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है, इंटरेस्ट तो अभी देखते हैं। ओके, इंटरेस्ट कितना इसको मिला इस साल, मिला 40,000। ये मिला, इसको अंदर वाले कॉलम में रखें। इससे पहले मैथमेटिक्स की वर्किंग देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि जल्दी से, तसल्ली से इधर देखें, एक बंदे को 2 लाख पर मिला 12% इंटरेस्ट, तो कितना हो गया, 24,000। सही है। अगर इसको 2 लाख पर 13% मिलता तो कितना मिलता, 26,000। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते, या 24,000 अगर 12% पे पड़ा है तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 13% कितना है, तो क्या जवाब आ जाएगा। तो बता दें ये 26,000 निकालने के कितने तरीके हैं दुनिया में, 2 तरीके। नंबर 1 क्या, 2 लाख पे 12% लगाए तो कितना मिल रहा है, लेकिन अगर 12 ना मिलता 13 मिलता तो कितना मिलता। अगर हमें कोई 24,000 बता दे और फिर कहे 13% पे कितना मिलता और 24,000 12 है, फिर उसे 3 फिगर्स देनी पड़ेंगी, ये और ये 3 फिगर्स उसे देनी पड़ेंगी। फिर अगर ये मिसिंग भी होगा तो गुजारा चल जाएगा। तो 24,000 अगर 12% पे, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ, डन। अब ये नोट नहीं करने की जरूरत। अब प्रोविडेंट फंड में ये मसला होता है कि प्रोविडेंट फंड में ये जो इंटरेस्ट है ये बताया होता है कि 17% पे मिला है। अब 17% किस पे लगाएं, ये असल में हमारी डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि ये ओवरऑल हर महीने का बैलेंस होता है, वो बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन होती है। तो वो 17% लगा लोगों के ये दे देता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिला। अब हमने क्या करना होगा पेपर में, हमारा लॉ कहता है नहीं, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे 16% पे। ये तो उसको मिले है ना 17। हमारा लॉ, हमारे लॉ ने क्या लिखा हुआ है, पहले लॉ के रूल अगर अपने पढ़ने हैं तो पढ़ लेते हैं। हमारे लॉ के रूल लिखे हुए पेज नंबर 127 पे, पेज 127, पेज 127 पे लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है इसकी नो ट्रीटमेंट, क्योंकि ये सैलरी का ही पार्ट है। फिर आगे लिखा हुआ है जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ सैलरी प्लस 150।
और सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड मींस बेसिक सैलरी एंड सैलरी से मुराद है बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ सैलरी और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस इज एग्जेम्प्ट अप टू हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी। सैलरी से मुराद वही बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट 16% या इंटरेस्ट कैलकुलेटेड से। हमारे क्वेश्चन वाला रेट कितना है? वो कभी 17 होगा, कभी 18, कभी 20, कभी 22, कभी 13, कभी 12। हमारे सवाल वाला रेट पता नहीं क्या होगा। हमने उसको किस पे लाया करना है? अब इन दोनों में से लोअर को कंपेयर कर लेंगे हायर को। लेस माफ हायर ऑफ 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू 3 लाख। अब जरा खुलासा करके मैं इधर करता हूं। हमारे सवाल वाला इंटरेस्ट कितना है? 40,000। ये 40,000 कितने परसेंट पे मिला? तो बताओ अगर 16 पे मिलता तो कितना मिलता? तो 40,000 अगर 17 पे है तो मेरे तल तो लेकर बताओ तो 16 पे कितना मिलता? 3,764। इन दोनों में से हायर क्या है? हायर 3,20,000। आप बताएं जवाब नेगेटिव में लिखें या जीरो? भाई एक बच्चे की फीस है 40,000, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा तुम्हारी फीस 3,20,000 तक भी होती तो मैं माफ कर देता, लेकिन तुम्हारी फीस ही 40,000 है, जाओ सारी माफ। अब ये तो नहीं कि कॉलेज वाले उल्टा पैसे देंगे आपको, तो इसमें नेगेटिव नहीं लिखने की इजाजत। 40,000 है इसका इंटरेस्ट, लॉ कह रहे 3,20,000 भी होता तो माफ कर देता। वो कहते हैं मेरा है ही 40 कहते मेरा है ही 40। वो लॉ मेकर कहते हैं 3,20,000 भी होता मैं तेरा माफ कर देता, तेरा है ही 40, तो बस फिर 40 पूरा माफ है। नहीं मुझे नहीं समझ आई। जीरो। कोई इंपॉर्टेंट बात है तो बता दें दोबारा। नहीं बतानी, ठीक है चले टोटल कर दें फिर आप लोग। यहां से कराना है, इसको डाल के कराया, ये भी डाला है। मेरा 1,50,000, 13,50,000, मेरा 1,50,000, आपका 1,50,000 बोला तुमने, आपका 1,50,000 क्यों? मेरा लाख क्यों 50,000? 13,50,000, मेरा लाख बोले साथ वाले को 13,50,000 बोले उसे 13,50,000 और मेरा 2 लाख। ये फोटोएं पड़ी रहती हैं, ये घर जाके देखते भी हैं, खींचने से मैं मना नहीं कर रहा, पड़ी रहती है। स्टेटस पे लगा लिया। शाम तक अगर 10 बंदों को ये तस्वीर आपने ना भिजवाई तो 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, टैक्स ईयर 2011। आप इस तरह की बातें सुन के मैसेजेस पढ़ के जज्बात में तो नहीं आ जाते? चलिए 2011 की कैलकुलेशन कर दें, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। जल्दी करें, फिर 2 मिनट में क़यामत कायम ना होगी तो पूरा कर लें। अच्छा क्लास के बाद आओ, क्लास के बाद आओ, रखो भी, क्लास के बाद आओ। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर पकड़ के खड़े हैं, बस अल्लाह की तरफ से तैयार हैं वो, बस
साथ वाले को भी तैयारी करा के रखें। हो गया जी, वेल डन। सी हले बेसिक सैलरी ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ज़रब नहीं दे सके तुसी जी। किसने दूसरा साल एंड तक कर लिया है? कर लिया? अस्तगफिरुल्लाह, अभी सिर्फ हेडिंग देके सोच रहे हैं। यहां तक किसने कर लिया? यहां तक जल्दी करें, वेल डन। एक और जी, और भी कोई एक ने कर लिया। हम तो अभी बैट बूट पकड़ के सेट होते हैं, वो छक्के भी मार के आ जाते हैं। बिल्कुल जल्दी से न्यूटन वाली स्पीड से करें। फिगर्स इधर लिखनी होती हैं, तो बाकी सफे का क्या करना है भाई? ये फिगर्स को सफे के एक्सट्रीम कोने पे लिखा करें। हो गया? रजिस्टर, रजिस्टर पे करना है ना? क्या? नहीं नहीं नहीं, रजिस्टर निकालें। क्या? अच्छा, इनको सफा दे दें फाड़ के। चलें, उनको 5 रुपए दे दें। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी 80,000 ज़रब 12। शुरू 80,000 ज़रब 12। ये हमारे पास भी फोन है। आगे बोले। डियरनेस अलाउंस ज़रब 12, 1 लाख। आगे हाउस रेंट अलाउंस इनटू जी। ये फिगरें घर से निकाल के लाए हुए हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,44,000 1,44,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को अंदर वाले कॉलम में रखें, बोले। 1,44,000 लेस exempt lower of less exempt lower of 1/10 of plus हाँ जी 1 लाख या 1 लाख, ये 1,50,000 लॉ में फिगर गिवन है। इन दोनों में से तुम्हें कौन सा लोअर लागे? 1,14,000। और हकीकत में भी कौन सा लोअर? 12 नहीं आना, आ जा, आ गया। बात नहीं सुन रहे होते आप लोग, फिगरें निकाल के बैठे होते हैं कि चुप करें तो हम फिगर बोलें। अजीब सी कैफियत होती है आप लोगों के साथ रह रहे के। ओके, इंटरेस्ट कितना मिला? जरा भाग के देखें जाके, इंटरेस्ट कितना मिला? 60,000। जल्दी से हैं वापस। इतना काम किया करें क्लास में कि सांस चढ़ जाए। इंटरेस्ट कितना? 60,000 लेस एग्जाम्प्ट हायर ऑफ आईफिल टावर और मीनार पाकिस्तान नहीं, फिर क्या? 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू या इंटरेस्ट एट
16%। इंटरेस्ट है हमारे सवाल वाला कितने परसेंट पे है? हमारे सवाल वाला स्पोंग, ये इंटरेस्ट रेट उड़ा 17 पे। हमें किस पे चाहिए? 60 को उठाना है। दो चार बंदे आए जरा 60 को उठाना है। डिवाइडेड बाय 5647 10 लड़ लो 56470 जी। आप बताएं दोनों में से हायर। $60,000 है इंटरेस्ट। लॉ मेकर कह रहे हैं अगर तुम्हारा इंटरेस्ट 3,80,000 भी होता तो मैं माफ कर देता। आप बताएं कितना माफ होगा? बोले सा रॉ थोड़ा सा साइलेंट करें। सा 1590 गरम अंडा ठंडा अंडा 1590,000। ऑयल फ्री नाश्ते पे आ जाए आहिस्ता आहिस्ता। ऑयल फ्री नाश्ता नहीं, बड़े जबरदस्त ऑप्शंस हैं। दलिया है जबरदस्त, उसमें आप शहद डाल सकते हो, खजूर डाल सकते हो, अंडा है, आप बड़ी बड़ी ऑप्शंस है मार्केट में ऑयल फ्री नाश्ते के लिए। चलें टैक्स 60,000 का 60,000 तो ये सवाल में है ना। मुझे बताएं इसको इंटरेस्ट मिला कितना? 60। इसको इंटरेस्ट मिला कितना? 60 इसको फंड में मिला। अब लॉ मेकर कहते हैं दो में से हायर माफ कर दो। बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 1/3 60 अगर मुझे 17% पे मिला। ये 17 सवाल में गिवन हुआ करेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा पेपर में। ये 16 याद करने के लिए मैं आपको एक दिन दूंगा आज का। ये 16 कल याद करके लाइएगा। ये आपको 17 क्वेश्चन में गिवन होगा। ये 16 करके ये। अब एक अमाउंट है 380, एक है 56,000। दोनों में से हायर क्या है? 380। अब 60,000 में से 380 माफ हो रहा है, यानी सारा ही। अब बोले वो 1.5 लाख कहां से आया? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਐ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ गए सी पेज नंबर 127 च। और हमने पेज 127 पे पढ़ा था द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज माफ अप टू लोअर ऑफ 1/10 और 1.5 लाख। 1/10 कहां से आया? लॉ में गिवन है। 1.5 लाख कहां से आया? लॉ में गिवन है। सैलरी का मतलब कैसे? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, लॉ में गिवन है। इंटरेस्ट कैसे माफ होगा? लोअर ऑफ 1/3 हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 16%। 1/3 कहां से आया? लॉ में गिवन है। 16% कहां से आया? लॉ में गिवन है। 17% कहां से आया? सवाल में गिवन है। ओके, I have tried to explain it your style. If you want, I will explain it in my style. क्लियर हो गया? चलें जी, तीसरा साल शुरू करें। ठीक है भाई, किसने पूछा था सवाल? ओके, गॉट इट। ओके, नाइस, शुक्रिया मेरा जी। जल्दी करें भाई, तीसरा साल। Practice makes a man if he is man. Obviously the condition attached there is he is man. जल्दी करें, उठा दें इनको, क्योंकि तीसरा साल कराएं। हाँ कराएं, कोई नहीं। सीए सारे करें, जो आगे हैं तो इधर करें। फिर तीसरा साल जल्दी 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 जल्दी। तीसरा साल जल्दी जल्दी जल्दी। किधर है तीसरा साल? ये ठीक है। और जी तीसरा साल गुड, वेल डन भाई, आप तो माशाल्लाह अक्लमंद बंदे निकले। तीसरा साल भाई, तीसरा साल भाई, तीसरा साल।
जी मेरे भाई, तीसरा साल, तीसरा साल, तीसरा साल, तीसरा साल, तीसरा साल, तीसरा साल, तीसरा साल भाई, तीसरा साल, तीसरा साल। अच्छा भाई, सैलरी को 9 महीने से जरब दे रहे हैं ना, क्योंकि वो 31 मार्च को नौकरी छोड़ गया था। ये मैंने बताना था या आपको पता था? अच्छा, जब मैं ये सवाल पढ़ रहा था आप कहाँ थे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या रिजल्ट आया है? अच्छा ही आया है, तो आओ बताओ सबके सामने। अच्छा, तीसरा साल में बताएं, 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012, ये कितने पेपर दिए थे? त्रै केड़े केड़े? ऑडिट एमएफ ते R2 ऑडिट एमएफ ते R2। इलाका केड़ा ਤੁਹਾਡਾ? निभादीन ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ? त्रेवे अल्हम्दुलिल्लाह। ਤਰੇਵੇਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਿਪ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? दो ही टिप्पा ने। ਦੋ ਟਿਪਾਂ ਨੇ। ਟਿਪਾ ਨੰਬਰ 1, एक ते वालदैन दी दुआवां, मतलब वो ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ, ते दूसरा मेरा अपना मतलब जाती जो एक्सपीरियंस रहा उस हिसाब नाल ਜਿਹੜਾ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, मतलब ਇਹ ਦੋ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਉਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਟੈਸਟ ਰੂਮ 'ਚ ਕਦੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਪੇਪਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ तीसरी सुना थे, खत्म हो गया ना ਹੁਣ। मतलब कैफ क्वालीफाई हो गया? हाँ, कैफ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਗ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? R1 ਤੇ ਬੀਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ? ਦੋ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ। ਅਗਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? त्रै। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? दूसरा CMA टैक्स ਤੇ ਸੀਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ? ਉਹ ਵੀ त्रै ਹੀ ਹੋ त्रै। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? त्रै। त्रै। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਗਲਾਂ ਹਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। मतलब नहीं समझो कि पहली ਵਿੱਚ 100% ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਰ ਦੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ 80% ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਈਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਟੈਸਟ ਸਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 70%। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ MF ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਆਡਿਟ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ R2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਜੋ ਫਿਰ ਬਹਿਨੇ ਆ 10:30 ਵਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਾਕ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਬਾਰਕ। अच्छा, चलो रखो भाई इस पे इधर पहुंचो। ओके, नहीं टेस्ट तो देने हैं, ये तो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये तो माशाल्लाह लायक बच्चे थे कि हमेशा जूम मीटिंग में बिल्कुल पंजाबी भरी होती थी, जूम मीटिंग में इनकी वजह से माशाल्लाह बाहरें होती थी। अच्छा, बैठ जाना। अच्छा, बात हो रही। अच्छा भाई, तीसरे साल कब तक इसने नौकरी की है? मार्च 31 2012। कितने लोग मोटिवेट हो गए हैं? मोटिवेट। कितने लोग पतली वेट हो गए हैं? कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा, कंफ्यूज हो गए हैं। अभी इंशाल्लाह लाते रहेंगे हम बच्चे रोजाना, एक एक दो, फिर आप एंड पे कंक्लूजन निकाल लेना। अच्छा जी, 90,000 तनख्वाह है इसकी 2012 में। 31 मार्च 12 तक इसने नौकरी की, तो कितने मंथ्स नौकरी की? 9 मंथ्स। 90,000 इंटू 3 इंटू 9। जी बोले जी। डियरनेस अलाउंस 20,000 इंटू जी 1 लाख जी। हाउस रेंट अलाउंस जी 3,60,000। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को तो हाँ करें जरा, हाँ पंजाबी में करें। हाँ
अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? इसको तो छोड़ें, 121 121,500 लेस माफ लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस 99,000 या 50,000, 1,50,000. What is lower? 121,500 में से 99,000 माइनस कर दें, 22,500. ओके, नेक्स्ट 58,000. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो बस वही है जो 9 महीने की ही वो है, बस जो गिवन है सारी एम्प्लॉयर ने डाला इस साल इतना पैसा है बस. अच्छा जी, इंटरेस्ट, ये इन दोनों का डिफरेंस नहीं है, इंटरेस्ट अलग चीज है. 58,000 लेस माफ हायर ऑफ what and what 1/3 of plus 1 lakh 3 लाख या 5,458. अब बता दें इन दोनों में से हायर क्या है? 3 लाख, इसको जरा बाहर लें, 3,30,000. अच्छा, अब भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन एक आखिरी हमने डालनी है आखिरी साल में. अभी आप लोग टोटल के चक्कर में ना पड़ें, आखिरी साल में एक इंपॉर्टेंट लाइन डालनी है, वो जरा समझ लें वो क्या है. आखिरी साल में लाइन क्या डालनी है? सारे सालों का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसको जमा करके कितना मिला है? 391,500. सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सॉरी, सारे सालों का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसको जमा करके कितना मिला है? सारे सालों का इंटरेस्ट इसको जमा करके कितना मिला है? 1,50,000. ये इसको सारे सालों का मिला इकट्ठा होके. टोटल बास्केट में बता दें इसको कितने पैसे मिले हैं जब ये रिटायर हो रहा है? 941,000. ऐसा ये टोटल करें तीनों का, ये कई सालों से ये टोटल आ रहा है, करवा रहा हूं ये सवाल. 941 नहीं है ना? हाँ, जबरदस्त, शुक्रिया. तो ये सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है. असल में जब वो रिटायर हो रहा था तो बास्केट में अच्छे खासे पैसे पड़े हुए थे. आप ये सारे सालों का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और ये सारे सालों का, इस 941 का नाम है अकामुलेटेड बैलेंस. अकामुलेटेड बैलेंस. बोलें बोलें बोलें, अकामुलेटेड बैलेंस. ये सारे सालों का अकामुलेटेड बैलेंस है जो इसे रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रहा है, जो इसे रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रहा है. ये सारे सालों का अकामुलेटेड बैलेंस है. इसको जमा कर दिया हमने. क्या जवाब आ गया? 941,000. लेकिन इसे इग्नोर करना है. इसे अकामुलेटेड बैलेंस को लिखें ब्रैकेट में, एग्जेम्प्ट कर देना है, माफ.
आमतौर पे एग्जेम्पशंस को हम जीरो डाल के लिखते हैं, वो जो बाहर के मुल्क से सैलरी कमा रही थी ना उससे बेहतर ऐड करके लेस कर दें। आमतौर पे एग्जेम्पशंस को जीरो भी लिखा जा सकता है, तो ये एग्जाम कर दें। अकोमोलेटेड बैलेंस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हालांकि मिला कितना था, 9,41,000, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, माफ कर दिया। जी जवाब दे दें। 1372,500। यहां ब्रैकेट में लिख लें एग्जाम्प्ट 9,41,000, ताकि ये याद रहे कौन सा वाला एग्जाम्प्ट किया। 9,41,000 को आपने माफ कर दिया है, इस पे टैक्स नहीं लगाया। असल में इसमें वही पैसे थे ना जो सारे सालों में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर इंटरेस्ट के नाम से इकट्ठे हो रहे थे, तो अब एंड पे जाके दोबारा इस पे टैक्स लगाने की क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं, इस पे दोबारा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। जी एक मिनट। गवर्नमेंट जो पेंशन वगैरह देती है वो भी हमने बाद में पढ़ना है किसी दिन। अच्छा जी, अगली डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5-10 मिनट चलेगी। प्रोविडेंट फंड 3 किस्म का है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो आगे 2 किस्म का है। हो सकता है आप कमिश्नर से रिकॉग्नाइज करा लें, हो सकता है कमिश्नर से रिकॉग्नाइज ना करवाएं, तो इसको कहते हैं अनरिकॉग्नाइज। लिखें जी। प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिल सकता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी। अच्छा, अभी जो हमने सारा किया ना, ये एज्यूम करते हुए किया है कि प्रोविडेंट फंड क्या है, रिकॉग्नाइज। ये जो प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं 9,41,000, ये असल में थोड़े थोड़े पैसे हर साल आपने देखे जमा होके एंड पे मिल रहे होते हैं। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो और ट्रीटमेंट है, अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेप्सी में नौकरी कर रहा है, गोरमे में नौकरी कर रहा है, हमारे कॉलेज में नौकरी कर रहा है, तो फिर अगर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज करा लिया गवर्नमेंट से तो वो ट्रीटमेंट है, रिकॉग्नाइज नहीं कराया तो ये जो सारा भी ट्रीटमेंट हमने किया है ये किया रिकॉग्नाइज का, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये सारा रिकॉग्नाइज का ट्रीटमेंट है। अब हम करने लगे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड का ट्रीटमेंट। अब किसका करने लगे हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड का ट्रीटमेंट करने के लिए आप हजरात ने जरा गौर से देखना। अनरिकॉग्नाइज्ड का ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों ने नोट नहीं करना, अनरिकॉग्नाइज के लिए हम सब कुछ इग्नोर कर देंगे, इंटरेस्ट भी, टोटल जो मर्जी आ जाए। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी इग्नोर करेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी इग्नोर करेंगे और इंटरेस्ट भी इग्नोर करेंगे। ये
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी इग्नोर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी इग्नोर और इंटरेस्ट भी, टोटल जो भी आ जाए। बेसिक सैलरी वगैरह तो आएगी ना, वो तो जाहिर बात है। आखिरी साल भी सब कुछ इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो हर साल एम्प्लॉय अपनी बास्केट में डाल रहा है और थोड़े से उसको एम्प्लॉयर दे रहा है तोहफे के तौर पे, और थोड़ा सा क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। आपने देखे इन फिगर्स को भी मैंने मिटा दिया जो मिली है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी इग्नोर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी इग्नोर और इंटरेस्ट भी इग्नोर। हां, अकमुलेटेड बैलेंस को अब इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इन्होंने फंड को रिकॉग्नाइज नहीं कराया था। हर साल आपने कुछ नहीं कहना, हर साल आपने कुछ नहीं कहना उसे। एक ही दफा मां होती है ना, बच्चे को देख रही होती है, तू आज कर ले जो करना है। अब वो जब रुल रल के घर आते हैं ना रात, फिर मां 3 साल हमने इसको छोड़ दिया, कर जो करना है तूने। आखिरी साल अब आप क्या करें, ये फंड अब कौन सा है, अनरिकॉग्नाइज्ड। भाई आखिरी साल आपने अब ये करना है, 2 तरीके हैं। आप इधर देखें, इधर देखें, इधर, ओ इधर देखें। या तो आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को जमा कर दें, या आप टोटल में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे आपने टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी उसकी सैलरी का पार्ट था। तो आखिरी साल अब आप जान ले लें और इसकी फुल अमाउंट पर टैक्स लें। अब ये किसी पे हायर सीरियल गिरेगा, हायर स्लैब लगेगा, वो इसकी किस्मत, फिर बहुत हैवी रेट लग जाएगा इस पे। तो आपके पास अब 2 तरीके हैं कैलकुलेशन के, जवाब तो वही आना है। आपको मैथमेटिक्स आती है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी। तो इसको इन दोनों को या जमा कर लें, या फिर इसमें से ये वन एंड द सेम थिंग। अब तीसरे साल एक काम करना है आपने, आखिरी साल, तीसरे साल नहीं मतलब आखिरी साल जब वो रिटायर हो रहा है, तो आपने अकमुलेटेड बैलेंस पे टैक्स लगाना है, लेकिन सारा नहीं। या आप टोटल में से एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें, सारे सालों का, सारे सालों का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सारे सालों का बताएं। 941 माइनस 391,500, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट 391,500, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट, ये वाला एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय, इसमें इंटरेस्ट जमा कर दें। भाई उधर खड़े हो जाए, तीनों क्लासों के बाहर बच्चों को जरा टाइम लग जाएगा, हमें 5 मिनट ऊपर लग जाएंगे। 391,500 जमा इंटरेस्ट 158,000, यानी क्या क्या, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एक साल का, सारे सालों का मिला के, सारे सालों का मिला के, जो लाल वाली बास्केट में पड़ा हुआ है, जिसपे लाल रुमाल डाला, उस बास्केट में जो पैसे पड़े उसकी बात हो रही है। दोनों तरीके से चल जाएंगे, आ जाके खुद ही बोर्ड, यानी कि आ जाके जवाब वही आ जाएगा ना। लिखवाएं 54, टोटल जो भी आएगा 5495। ये आखिरी साल आपने उसको सजा देनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, नोट तो करने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये कौन सा फंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड। देखें जी, तसल्ली से 1 मिनट इधर दें। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे सवाल की, ही इज वर्किंग इन वेयर द प्रोविडेंट फंड इज, ये हमने अभी सवाल सॉल्व किया, काफी लंबा सा, बेसिक सैलरी ये। और एक चीज नोट करें, ये जब हमने पहला सवाल सॉल्व किया तो इसमें आखिरी साल हमने ये एग्जेम्प्ट किया है कम्युलेटेड बैलेंस को, वो जो भी पहले वाला सॉल्व किया था। अब इधर देखें भाई, इसमें आखिरी साल देख लें जरा, सारे तीनों साल देख लें मिलकर। इधर देखें, नाउ फंड इज, उनको इधर देखें जरा, फंड इज बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, रेंट अलाउंस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट इग्नोर। पहला साल। दूसरा साल टक टक टक, ओ ओ ओ,
टोटल आ गया। लेकिन तीसरा साल देखें, जो कड़ेचा है बीच में, इसको कहते हैं अकामुलेटेड। इसके दो तरीके हैं, या तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में क्या जमा कर दें, इंटरेस्ट, या टोटल में से माइनस कर दें, यानी 9 लाख माइनस सॉरी, ये दोनों तरीके हैं। नोट करें ये किताब पे ढूंढ के। या तो किस में क्या जमा कर दें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में, या फिर हो गया जी। आप बताएं, अगर रिकॉग्नाइज्ड है, उंगलियों को जरा मुंह से दूर रखना है, अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो आखिरी साल में 9,41,000 को क्या करना है, इग्नोर कर देना है, एग्जाम कर देना है। और अगर रिकॉग्नाइज नहीं है, फिर आप उसकी जान लें। जान लेने का तरीका आज मैं बताने लगा हूं, इसकी जान कैसे लेनी है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, या फिर टोटल जो उसको रिटायरमेंट के वक्त पैसे मिले हैं उसमें से माइनस क्या कर दें, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। डन। ये कौन सा फंड था, अच्छा इसको जरा देख लें इधर आके, पेज नंबर 127 पे, 129 पे, 129 अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को हमने क्या किया था, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, ऐसा ही है ना भाई। वो आगे पीछे तो ना ढूंढा करो प्लीज, पुरानी किताब वाले को हेल्प ना किया करो भाई, लेने ना नई किताब, सारे भी डिस्टर्ब होते हैं इस वजह से, आप खुद डिस्टर्ब होते हो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को क्या करना है, इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन ईच ईयर, इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन each year, it will not be taxed in each year, it will not be taxed in each year। कहां गए हुए थे सर आप कल, अच्छा it will not be taxed in each year। और जब आप उसे 941 देने लगे, 941 का क्या नाम है, अकामुलेटेड, तो सारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और सारा इंटरेस्ट, सारा या शबाना, सारा सारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और सारा इंटरेस्ट, या फिर फाइनल अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी, 9 लाख माइनस। तो इसकी थ्योरी किस पेज पे लिखी हुई है, इसकी थ्योरी यहां आके लिख लें, इसकी थ्योरी किस पेज पे लिखी हुई है, 129। और ऊपर वाले की थ्योरी कहां लिखी हुई है, 127। और आखिरी वाले की भी लिख लें, इसकी थ्योरी लिखी हुई है 129 पे। चलें जी, आखिरी बात, आखिरी बात, अगर ये
कभी कभी कैसेट रुक जाती है चलते चलते। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर ये कौन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फिर आपने हाँ 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 इग्नोर कर देना। इसी तरह इस साल भी आपने हाँ 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 इग्नोर कर देना। अगला साल हाँ 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 और हाँ, इसको भी आपने इग्नोर कर देना है। इसको अकम्युलेटेड बैलेंस को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मजे करा दें। बच्चे कहते हैं समझा दें, ये समझा रहा हूं बस इग्नोर कर देना आखिरी साल को। समझ आई? आखिरी साल को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। आके देखें इधर, कितने लोग इस तरह पढ़ेंगे कि जैसे मंडे को पेपर है, यानी कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, सैलरी, चैप्टर 1, चैप्टर 4, सारे इस तरह पढ़ेंगे ना कि ये सारे चैप्टरों का मंडे को पेपर है। फिर तो आपको वेल नहीं होगी आज। फिर तो वो जो लोग होते हैं सैटरडे को आज हम रेस्ट करेंगे, कल संडे है कल पढ़ेंगे, संडे को हाँ पूरा वीक पढ़ना ही तो है होंगे। भाईजान मैं बता रहा हूँ संडे सीए में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर में 4 संडे आते हैं। अगर घर में आपके संडे आ जाएं तो उनको गले लगाया करें। वही मेन चीज है जो आपके घर में आ रहे हैं। घर में कितने संडे आते हैं बोले हर महीने? 4। आपके घर में भी 4 संडे आते हैं, मेरे घर में भी 4 संडे आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, SUNDAY, ओके। अगर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आखिरी साल आपका कम्युनिकेटेड बैलेंस को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। पेज 120 पर्पल के लुट में चाहेंगे इंशाल्लाह, ये लुट में चाहने के बाद पढ़ेंगे। 129 पेज पे हमने पढ़ा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को तो इग्नोर कर देना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को भी हर साल इग्नोर कर देना, और रिटायरमेंट के वक्त 9,41,000 को भी इग्नोर कर देना है। जाएं, साथ वाले को ले जाएं।